नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में मतदान का दौर शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूबे में पश्चिमी हिस्से से वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। माना जा रहा है कि जो भी दल पहले राउंड में बढ़त बनाएगा उसकी बढ़त आखिरी तक बनी रहेगी। मतलब बीजेपी के सामने शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल पश्चिमी हिस्से की करीब 125 से 40 से 45 125 में से 40 से 45 सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है, जबकि इस बेल्ट में कुल 17% जाट समाज के लोग हैं, जो लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से थोड़ा सा खफा माने जा रहे हैं। ये बात पार्टी की बखूबी जान भी रही है और समझ भी रही है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं से मुलाकात कर जाट समाज की नाराजगी को दूर करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, जाट वोट बैंक को हासिल करने के लिए अमित शाह ने आरएलडी के जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया। लेकिन ये और बात है कि जयंत ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उल्टा बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। हालांकि इस वार पर बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जयंत चौधरी का जाट मतदाताओं के साथ जुड़ाव नहीं है तो फिर उन्हें ऑफर क्यों दिया गया। वहीं शाह और बीजेपी जिस तरह से जाटों के मान मनोबल में जुटी है, उसके बाद देखना होगा कि पार्टी आरएलडी और सपा का सियासी गणित बिगाड़ पाएगी या फिर जाटों की नाराजगी का बीजेपी को नुकसान होगा। वही जाटों को लेकर बसपा ने जो दांव चला है वो कितना दमदार है। सत्ता का संग्राम में चर्चा इसी को लेकर। आज के मुद्दे जाट कराएंगे ठाठ। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबकी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। दरअसल लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के बाद जाट लैंड ही वो क्षेत्र है जहां के मतदाता बीजेपी से नाराज माने जा रहे हैं। इस बात की आशंका है कि जाट समाज बीजेपी से छिटका हुआ है। यही वजह है कि पहले बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दंगल जीतने के लिए जाट नेताओं को टिकट दिए और अब अमित शाह जाटों के बीच जाकर उनका रुख बीजेपी की ओर करने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं और शाह के ऑफर पर उन्होंने दो टूक कहा है कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। अब इसके बाद बीजेपी का अगला दांव क्या होगा। वहीं सपा बीजेपी की लड़ाई में बसपा ने जो सियासी बिसात बिछाई है उसमें वो किसको सर और किसको मात देने की स्थिति में है या नहीं। चलिए इसे लेकर विस्तार से चर्चा करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का चुनाव, सियासी दल लगातार चल रहे दांव, जाट मतदाताओं का किससे है जुड़ाव। बड़ा सवाल, सियासी घमासान में किसके होंगे ठाठ, किसकी खड़ी होगी खाट। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। मतदान की शुरुआत उस पश्चिमी हिस्से से हो रही है जहां जाट मतदाताओं का अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में इन्हें साधने के लिए सभी सियासी दल कड़ी कवायद में जुटे हैं। जाटों को साधने के लिए सपा आरएलडी ने गठबंधन बरकरार रखा है, जबकि बीजेपी ने ठीक ठाक संख्या में जाट नेताओं को टिकट देकर इस समाज के मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर बीजेपी ने जाट प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आरएलडी ने 9 जाट और सपा ने अपने खाते से 3 जाट प्रत्याशी दिए हैं। वहीं बसपा ने 10 जाट उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने जाट समुदाय पर कोई बहुत बड़ा दांव नहीं खेला है। आपको बता दें कि सूबे में जहां जाटों की आबादी 3 से 4% है, तो वहीं वेस्टर्न यूपी में ये 17% के करीब है। राज्य की 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट प्रभावशाली है। इसमें पश्चिमी यूपी की 40 से 45 सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। यही वजह है कि 22 के चुनावी दंगल में बीजेपी और सपा के साथ ही बसपा ने भी ठीक ठाक संख्या में जाट प्रत्याशी उतारे हैं। जाट प्रत्याशियों को टिकट देने के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता जाट नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। दरअसल पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि किसान नेताओं के चलते जाटों में गुस्सा है। ऐसे में अमित शाह खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का ऑफर भी दिया, जिस पर जयंत चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि न्योता मुझे नहीं,
उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जयंत चौधरी ने यह भी कहा है कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। इस वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जयंत चौधरी के पास जाट समाज का ठेका नहीं है। खैर, बीजेपी जिस तरह से इस वक्त जाटों को साधने में जुटी है और अमित शाह लगातार जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद देखना अहम होगा कि क्या सपा रालोद गठबंधन के सियासी समीकरण बिगड़ते हैं या फिर जाट समाज की नाराजगी का सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे जाट कराएंगे ठाट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हैं। सोनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरएलडी के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्र जी हैं। मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी हैं। त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संतोष दुबे जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और स्टूडियो से मौजूद है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह। सबसे पहले अभिमन्यु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभिमन्यु जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है जी। अभिमन्यु जी, सारी पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, खैर सपा के साथ आरएलडी जुड़ा हुआ है, तो लेकिन कांग्रेस वहां कोई जाट वोटों को आकर्षित करने की कोई ऐसा कोई दांव नहीं खेल रही है। आपका जो अपना मुद्दा है युवा और महिला, उसी पे है। कोई जाटों को ज्यादा सीट दे रहा है, कोई जयंत चौधरी जी से मिल रहा है, कोई उनको और मनाने की कवायद में है। सबसे बड़ी जो खाप है वहां की बलियान जी की, उनके द्वारा साधा जा रहा है। लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वहां क्या जाटों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हर समाज के बारे में सोचती है, हर समाज के लिए कार्य करती है जी। जातियों धर्म के हिसाब से काम नहीं करती है जी। लेकिन सभी जातियों का समायोजन भी करती है। चाहे मेरठ हो, चाहे बागपत हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, हर जगह जाट समाज को भी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के टिकट दिया। जहां तक जाट राजनीति की बात है, जाटों को आरक्षण का प्रारूप बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी यूपीए 2 में काम किया था। तब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन भी था और चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने आगे रखा था जी। इसी तरह हरियाणा में हमेशा जाट मुख्यमंत्री अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा रहा है। जहां तक भूत की बात मत करिए, भविष्य राजनीति बहुत बदल गई है अभिमन्यु जी, राजनीति बहुत बदल गई है। ये तो रहा है, वो तो चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस में रहे हैं और पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कोई बना तो चौधरी चरण सिंह बने हैं। क्रांति दल उन्होंने अपना बना लिया और कांग्रेस छोड़ दी, ये भी इतिहास में आता है। ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में आपके साथ कौन वहां का जाट बड़ा नेता है? जबकि आप जानते हैं कि जब तक कोई जाट का बड़ा नेता नहीं जुड़ेगा तो कांग्रेस की तरफ वहां के जाट मतदाता नहीं आने वाले। देखिए, बात यह है, आज प्रियंका गांधी जी की मेजबानी में एक नई कांग्रेस बन के तैयार हो रही है जी। आप पूर्वांचल से चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की देखिए, किस तरह से बड़े नेता एकदम धोखा देके गए हैं कांग्रेस पार्टी को जी। आज जब उनका आधार नहीं रहा, वो अपने दम पे जीत नहीं सकते, तो उन्हें लहर का और अलग अलग मौकों का सहारा लेना पड़ रहा, समीकरण का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उनको इस स्थिति पर ले जाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है हमेशा। जहां तक जाट की बात है, प्रॉपर जाट की बात नहीं, मैंने मेरठ की बात करी, मेरठ में अमनीश काजला को मेरठ कैंट का टिकट दिया है। अमनीश काजला को जिलाध्यक्ष बना के रखा कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरह यशपाल सिंह जी लगातार 35 साल प्रदेश में सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो DRUCC मेंबर रेलवे बोर्ड में, ZRUCC मेंबर भी रहे। तो हर जिले पे लगातार कांग्रेस पार्टी तो टिकट दे रही है यहाँ पर। देखिए, ZRUCC का मेंबर रेलवे का बना दें, DRUCC का मेंबर बना दें, उससे जाट नेता बड़े नहीं होंगे, आप भी जानते हैं। तो आरक्षण की तो मैंने बात बताई। अरे रेलवे में DRUCC जब कभी मीटिंग होती है तब बुला लिए जाते हैं, साल में एक आध बार, बस इतना ही है। DRUCC का फ्री में ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो यहाँ तो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे ना चौधरी अजीत सिंह जी। भाजपा ने तो उनकी कोठी छीनने का भी काम किया है। चौधरी अजीत सिंह जी बीजेपी के साथ भी गए थे, तो वो गए थे, वो उनका अपना समीकरण है। लेकिन जब कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस ने क्या दिया, इस बारे में भी बात होनी चाहिए ना जी। चलिए, हम आपके पास आएंगे, एक बार और फिर से आएंगे कि आखिर आपका लड़की हूं, लड़ सकती हूं, युवा मतदाताओं को हम लैपटॉप से लेकर सब कुछ बांटेंगे। उसके अलावा आपका कोई और एजेंडा है? रजनीकांत जी के पास जाएंगे, लेकिन एक बार आपके पास चलते हैं। आपने, संतोष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपने लगभग जहां चुनाव होने हैं टिकट तो बांट ही दिए होंगे,
कितने टिकट जाट समुदाय से दिए हैं आपने? जी त्रिपाठी जी नमस्कार। जी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टिकट देने का काम किया है, लगभग उसमें जाटों को हमने अधिकतर महत्व देने का काम किया है। जिस तरीके से उसके साथ साथ जो और भी जातियां हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ प्रभावी लोग हैं, उनको भी हमने रखा है। सबसे बड़ी चीज हमने ये रखी है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब एजुकेटेड लोग हैं, उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है और कई किसान नेता है, इस टाइप के लोगों को हमने टिकट दिया है। और हमारा शुरू से ये जो हमारी योजना रही है कि उत्तर प्रदेश में जो जाति की राजनीति हो रही है, जो धर्म की राजनीति हो रही है, उससे हटकर हम विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। हम किसानों के मुनाफे की बात कर रहे हैं, हम किसानों को जो है एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, हम किसानों को जो है घर खेत में पानी कैसे जाए इसकी बात कर रहे हैं। हमने कभी भी इस मुद्दे पर, अभी आप देख ही रहे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और इन लोगों ने जिस तरीके से वहां हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है, मुगलों से लड़ने की बात होने लगी है, तो भाई मुगल से लड़ाई तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब किससे लड़ने जा रही भारतीय जनता पार्टी? हमने आपसे सवाल ये बताने का काम करे सवाल किया, लेकिन टिकट पूरा चुनाव लाके ये 67 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कितने टिकट दिए हैं जाट समुदाय से? जी जाटों को करीब हमने 30 से 35 लोगों को हमने टिकट दिया है वहां पे जी, जिसमें किसान भी है, खाली जाट ही नहीं उन्हें कह सकते, हम किसान नेता भी कह सकते हैं, किसान लोग भी है उसमें जिनको हमने टिकट दिया है। किसान की जाति थोड़ी होती है कोई संतोष जी, किसान तो किसान होता है, किसी भी जाति का हो सकता है। नहीं वही चीज है, तो फिर अब जी मतलब आपने 35 टिकट लगभग दी है, 67 जगह चुनाव होने जा रहा है, तो मतलब आपने भी बढ़िया जाट कार्ड खेला है। जी जाट कार्ड तो आप भी खेल गए ना, 35 टिकट दी तो। नहीं देखिए, हमने अभी कहा ना, मैंने शुरू में कहा कि हमने जाट कार्ड नहीं खिला, हमने उन नौजवानों को टिकट दिया है जो ये जातीय व्यवस्था और धर्म की जो राजनीति चल रही है इससे लड़ने का काम, जो विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में आए हैं, उन नौजवानों को हमने टिकट देने का काम किया है। उन लोगों को टिकट देने के लिए हमने जाति धर्म देख के टिकट नहीं दिया है, हमने टिकट दिया जो नौजवान वहां लड़ सकता है, जो नौजवान वहां बुनियादी जो मुद्दे हैं उसको उठा सकता है, उसके लिए जनता के बीच में जा रहा है, उनको हमने टिकट देने का काम किया है। बिल्कुल, उन 35 जो आपने दिए हैं उनमें युवाओं को दिया है। जी, दूसरे जात से नहीं थे युवा जो आपको दिख रहे हो, जो 35 दिए हैं आपने जाट में से? देखिए अभी आपने जाटों की बात की, लेकिन मैंने फिर भी कहा जितने भी लोग जी नहीं जो भी हमने टिकट दिया, मैंने अभी कहा कि युवाओं को दिया, जो युवा लोग हैं उसमें बहुत 2, 4, 10, 20 बुजुर्ग भी लोग हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं, अच्छा जो काम कर रहे हैं उसको भी टिकट है। लेकिन हमने जिस तरीके से दिया है सब एजुकेटेड लोग हैं जो विकास के मुद्दे को समझते हैं, विकास के मुद्दे को जनता में समझा सकते हैं। हमने उनको टिकट नहीं दिया जो लफाजी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं चुनाव के अंदर क्या चल रहा है, लोग जो है मुगल की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान की बात करने लगे। तो ऐसे लोगों को हमने दरकिनार किया है और उसमें एक नए नौजवानों को जो हमने टिकट देने का काम किया है जो जाके वहां की विकास की बात करें, खेत में पानी कैसे जाएगा, किसान खुशहाल कैसे रहेगा, बिजली कैसे आएगी, शिक्षा कैसे व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। चलिए, हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं रजनीकांत मिश्र जी। जब पार्टी चौधरी चरण सिंह जी ने क्रांति दल बनाया था, उसके बाद फिर आरएलडी बनी, सारी चीजें, उस समय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कुछ क्षेत्र हैं ऐसे, लगभग 40 से 45 सीटें हैं, जाटों का प्रभाव है, लेकिन वो चुनाव तभी जीतते थे जब एक समय उनका मुस्लिम और जाटों का गठबंधन था। लेकिन पिछली बार जब मिर्जापुर में जिस तरह से, मुजफ्फरपुर में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, दंगे हुए, उसके बाद मुस्लिम वोट आरएलडी से कट गए और उसका परिणाम रहा कि जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए। वो गठबंधन क्या अब वापस बनेगा आपका? और आप सपा में हैं इस दौरान, समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं, तो बीजेपी ने पिछली बार वहां एक तरह से सफाया कर दिया था, कैसे लड़ेंगे? देखिए, 2000 मुजफ्फरनगर दंगे को भूला नहीं जा सकता जी। मुजफ्फरनगर के दंगा एक प्रायोजित दंगा था जी, और वो प्रायोजित दंगा इसीलिए हुआ था जिसको कराया गया था जी। क्योंकि देखिए, देहात क्षेत्रों में दंगे नहीं चलते, अगर 1 घंटे चल गए तो बहुत है, लेकिन 2-2 दिन तक अगर दंगे चल जाए तो निश्चित मान लीजिए को प्रायोजित था
और इस चीज को, इस खाई को हमारे नेताओं ने बांटने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह ने इस खाई को खत्म कर दिया। अब वहां पे इस तरह की कोई बात नहीं है और अब उसको पुनः लाने की कोशिश हो रही है जी। लेकिन मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव है और हम लोगों ने भी टिकट किसानों को दिया है, किसान साथियों को दिया है, अपने पुराने साथियों को दिया है, कुछ नए लोगों को भी दिया है जिनको हमने समझा है कि ये ठीक है जी। और हमारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम सर्व समाज की एकता का है, जो हम उस क्षेत्र में बहुत दिनों से, आपने रैलियों के माध्यम से देखा होगा, आपने कई ऐसे उपाय देखे होंगे जिसको हमने किया है और लाखों लाख लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और उस क्षेत्र में अब कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात नहीं है। ये इससे कुछ लोग परेशान जरूर हैं, उसको पुनः मुगलों से लड़ाई और ये और वो देश भर की बातें, दुनिया भर की बातें ला रहे हैं प्रचार तंत्र के लोग, उसको बिलावजह के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग एक हैं। वहां के सारे वोटर जो है वो विकास पे वोट डालने जा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग अपने क्षेत्र में नहीं जाने पा रहे हैं, हाईवे पर प्रचार कर रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं, गांव के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा बातें मैं आपको क्या बताऊं। जी मिश्रा जी, कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं 67 में? आरएलडी कितने पे समझौता हुआ आपका? अभी तो फिलहाल हमने 33 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं जी। जो मेरे 58 सीटों पर पर्चा दाखिला, उसमें मेरे 35 हैं जी। और अभी आगे की हमारी बात चल रही है, अभी हम कितने पे लड़ेंगे ये हमारे सामने अभी आंकड़ा क्लियर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि 403 सीट में हम कहां जीत सकते हैं, वो कहां जीत सकते हैं। हमें सरकार बदलनी है, लड़ाई मेरी इस पर हो रही है। मतलब 58 में पर्चा भरा है, 35 आपने ले ली है, तो 23 सीट सपा को दी है केवल। बिल्कुल हम दी नहीं है, हम लोग इस तरह से अपना समीकरण बनाए हैं, जो जहां काबिल जो वो है, जिनके कैंडिडेट हैं, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम टिकट का बंटवारा कर रहे हैं और इस हिसाब से हम चुनाव लड़ने की तैयारी में। लेकिन राजनीतिक जो गलियारे में जो बात चर्चा है, वो चर्चा इस बात को लेके है कि शायद चूंकि सपा से आपका गठबंधन है और जैसा माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक ज्यादातर सपा की तरफ जाते हैं, लेकिन वो जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था उसके कारण सपा को तो वोट जाएंगे लेकिन आरएलडी को नहीं जाएंगे, ऐसी चर्चा है। नहीं, ये चर्चा एकदम निराधार है जी। इस चर्चा का कोई आधार नहीं है जी। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, ये चर्चा एकदम निराधार है। चलिए दीपक जी, जयंत जी को आपने ऑफर दिया, और हमें सबका वोट चाहिए जी। सबका वोट मिलेगा तभी तो जीत होगी, नहीं तो साहब अकेले जाट वोटों से कुछ ही सीटों पे जीत सकते हैं आप। मुझे सबका वोट चाहिए और हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी दीपक जी, आपने ऑफर दिया लेकिन जयंत जी आए नहीं, सीधे उन्होंने कहा चवन्नी थोड़ी है कि हम पलट जाएंगे। इस आधार पे देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौती वाला है। किसान आंदोलन वहां जबरदस्त तरीके से चला, जाट मतदाता फिलहाल जैन जी अगर लीडर हैं, हालांकि वहां यह मानता हूं कि खाप पंचायतों का बहुत बड़ा महत्व है और खाप पंचायतों में जिसको डिसाइड कर दिया जाता है कि इसको वोट देना है, कई पंचायतें हैं, खाप पंचायतें वहां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बलियान खाप पंचायत है वो आपके साथ ही है संजीव बलियान जी। अब लेकिन फिर भी किसान और जाट अगर आपसे अलग होते हैं तो पिछली बार जिस तरह से आपने सफलता हासिल की थी, इस बार उलट हो जाएगा। नमस्कार त्रिपाठी सर। जी नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी जी अपने मूल मंत्र के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रसाद, सबके प्रयास के साथ बढ़ गई जी। जहां तक की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है जी, हाल ही में हमने कल देखा आदरणीय अमित शाह जी के साथ बहुत सारा जाट समाज के साथ बैठा था। आदरणीय जहां खाट पंचायत की बात आती है तो आदरणीय संजीव बलियान जी हमारे सांसद माने हमारे केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व करते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे जी, ईमानदार, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, माने हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया है, वहीं हमको पूरी जनता उत्तर प्रदेश की समझना चाहती है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इस गठबंधन ने किस प्रकार के उम्मीदवार उतारे। त्रिपाठी जी, मैं उसका समक्ष आपके सामने देना चाहता हूं, एक एक करके कुछ समय मैं आपसे चाहता हूं कि मैं उनका नाम भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
किस तरीके से कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन जी को बनाया है, जिनके पास 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, माने हत्या से लेकर के बड़े बड़े आरोप दर्ज है, और वही नाहिद हसन है जो मुजफ्फरनगर के कैराना की घटना में शामिल थे और घटना करने के बाद 2017 में मुख्यमंत्री जी के आवास पर दावत खा रहे। दूसरे हमारे मेरठ से रफीक अंसारी जी, जिनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं, 2017 से कोर्ट से गिरफ्तार का वारंट भी जारी। तीसरे किठौर से शहीद मंजूर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगे कराने के आरोपी हैं और इन पर भी कई ऐसे केस दर्ज हैं जिस पर उनका केस चलता है। चौथे हैं मोहर्रम अली प्रभु जी, सहारनपुर में हिंसा करने में इनकी भूमिका रही। दीपक जी आज चर्चा अपराधियों को टिकट देने या उस पे नहीं है, आज चर्चा है दीपक जी, बड़ा अनुरोध है आपसे, आज चर्चा है हमारी जाट वोट बैंक को लेकर। हमने नाम ही दिया है जाट दिलाएंगे ठाठ। अगर जाट आपके साथ हैं जैसा पिछली बार थे, तो निश्चित पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप भी जानते हैं कि किसान आंदोलन कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ गया है, हालांकि आपने वापस कर लिया है, तो उसके साथ कुछ वो उसका संतुलन बन सकता है, लेकिन बहुत संतुलन नहीं है। इन स्थितियों में जाट मतदाताओं को आप कैसे अपनी तरफ लाएंगे? देखिए वहां मुस्लिम भी है काफी। मैं वही बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जाट जनता इस समाज को भी देख रही है इस तरीके से। वहाँ पर माने मेरठ के अंदर भी प्रदर्शन जाट समाज ने किया कि हमारे प्रत्याशी को टिकने, उसमें भी लेकर के बेरोजगार। तीसरी बात, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाट किसान हो या कैसे किसान हो, हर वर्ग को लेकर के काम करने का प्रयास किया है। लगातार निरंतर हम देख रहे हैं कि हमने हमारे से अगर कोई ऐसी समस्या या विगंती हुई है या कोई व्यक्ति हमसे ऐसा नाराज है तो उसको भी कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार आपने देखा कि अमित शाह जी के साथ भी जाट समाज कल कितने वर्ग के साथ बैठा और लगातार उन पर संपर्क हमारा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की लहर डाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने जेवर एयरपोर्ट को हम नहीं भूल सकते। वहां का भी उत्तर प्रदेश में जब विकास के तौर पर झंडा आता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जाट समाज तो हमारे साथ 2014 में समर्थन में, जब उन्होंने 2014 में समर्थन दिया तब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद किया और उनका आशीर्वाद मिला। और 2017 में भी जाट समाज हमारे साथ रहा, 2019 में भी साथ में रहा और निश्चित रूप से 2022 के अंदर भी जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। वो देख रहा है कि किस तरीके से वहां उत्तर प्रदेश में 2017 में माहौल बढ़ाने का काम, 17 से पहले माहौल विकास करने का काम किया गया, उस माहौल को दोबारा नहीं आना देना चाहता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आज कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, जिस तरीके से आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित तक योजना को पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो किसी वर्ग की बात आप ले लीजिए, उस तक डायरेक्ट हमने माने किसान से लेकर के किसान वर्ग की बात आप ले लीजिए, तो हमने आपको मैं एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ। किसान गन्ना भुगतान की बात आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पश्चिम क्षेत्र के लिए। किसान गन्ना भुगतान के अंदर उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक वही 96,000 माने भुगतान किया गया था, 96,000 लाख रुपया, 96,000 करोड़ रुपए बकाया था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं 96,000 करोड़ भुगतान किया गया था। वही भारतीय जनता पार्टी ने माने 1,51,00,000 करोड़ का भुगतान किया गया, तो कितना डिफरेंस है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का मूल्य 3 बार बढ़ाया, तो ऐसे। और दूसरी बात, पश्चिम क्षेत्र के अंदर कितनी चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, वहीं उत्तर प्रदेश में या पश्चिम क्षेत्र के अंदर मिलों का नवीनीकरण और बढ़ाने का विकासकरण का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसे इस तरीके से उदाहरण आज जाट समाज के अंदर, वहां के किसान के अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के मुद्दे के साथ बढ़ रही, न धर्म की राजनीति के साथ, न जाति की राजनीति के साथ, निश्चित रूप से विकास की राजनीति विकास के साथ बढ़ रही है। और 2022 में भी हम जनता के बीच में विकास के साथ जा रहे हैं और इसी विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दीपक जी, निश्चित हम आपके पास आएंगे। राजनीतिक हलकों में ये सवाल तो तैरता रहेगा कि अगर आपके साथ सारे जाट हैं और विकास पे आप लड़ रहे हैं, तो फिर जयंत चौधरी जी को ऑफर क्यों दिया गया शाह जी के द्वारा, वो भी इतने बड़े लीडर के द्वारा, और उन्होंने 2 टूक मना कर दिया, तो कहीं न कहीं विचलन वाली स्थिति है आपके अंदर। दीपक जी आऊंगा, हमारे साथ अमरजीत जी है। अमरजीत जी, आपने कांग्रेस का भी अपना दावा सुन लिया, आप पार्टी का भी अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है आप पार्टी का मैं आपको बता दूं कि अभी आप पार्टी के द्वारा घोषणा की गई है कि 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी और उसका घोषणा पत्र भी आ गया है। उस घोषणा पत्र में संतोष जी मैं बाद में बात करूंगा।
प्रदेश महासचिव, मैंने आपको ये बताया कि एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब मुस्लिम और जाटों का एक गठबंधन हुआ करता था और उसी गठबंधन को लेकर चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने ये फैसला लिया था कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके क्रांति दल बनाई थी और यहां तक कि वो क्रांति दल बनाने के बाद पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह बन गए थे। आज वो गठबंधन नहीं है। दीपक सोनकर जी की भी बात सुन ली। आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस करवट जाएगा सबसे पहले चरण के जो मतदान होने हैं? जी देखिए, एक बात तो साफ है त्रिपाठी जी कि उत्तर प्रदेश में आप जाति को अलग नहीं कर सकते चुनाव से, क्योंकि जो जातिगत चुनाव वहां पे होते हैं ये साफ बात है। इसीलिए इतनी सारी पार्टियां, चाहे वो सपा की बात करें, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें या निषाद पार्टी या आरएलडी की बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि मुस्लिमों के साथ मिलके जाट का वो सपोर्ट मिला, इसीलिए ये कामयाबी उनको हासिल हुई। तो जाति के आधार पे ये पार्टियां, जो जितने भी अभी हम प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, अच्छी बात है कि विकास की बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं, लेकिन जाति को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जो आज अपना प्रोग्राम है ये इसीलिए है कि जाट एक अहम फैक्टर हैं, 40 से 45 सीट पे अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी क्योंकि मौजूदा सरकार है और अच्छी खासी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको सीटें मिली हैं, तो उन पे दबाव है और उस पे वो काम भी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कई बार अन्य पार्टियों को, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो और पार्टियां हैं, उनको अलग अलग मौके ढूंढने पड़ रहे हैं। मौके ढूंढने में सब बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों का मुद्दा है, जो एक बीजेपी को सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि पंजाब के अगर ओपिनियन पोल देखिए तो उसमें साफ असर देखने को मिल रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी उसको लगातार सुधारने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी हमारे दीपक जी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, गन्ना किसान खरीदी में भी गन्ना का जो मूल्य है वो बढ़ाया गया। एक और मुद्दा है जो लगातार वहां पे मांग उठ रही है, वो है जो शिक्षक हैं वो अपनी पेंशन को दोबारा से पेंशन शुरू करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अभिमन्यु जी ने तो नहीं बोला कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पेंशन दोबारा शुरू करवाएंगे। और हालांकि सपा ने इसको बोला है, सपा ने भी इसकी आश्वासन दिया है। मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक ये भी एक अहम वोट फैक्टर वहां पे है जो काम कर सकता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो शिक्षकगण हैं वो इस मुद्दे की भी डिमांड कर रहे हैं। और हालांकि जैसा कि अभी आपने बोला था, खाप पंचायत जो है वो काफी ज्यादा मायने वहां पे रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पे ग्राउंड लेवल पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी काम करेगी उसी को वोट बैंक उसके ही नाम जाएगा। निश्चित तौर पे रजनीकांत जी, दीपक जी और मन्नू जी आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी घोषणा पत्र आ गया है। संतोष जी, आपने अपना घोषणा पत्र तो देख ही लिया होगा, जारी कर दिया है आपने? जी जी। 243 सीटों पे मैं थोड़ा सा मैं एक दो सवाल आपसे घोषणा पत्र में जो आपने दिया है मैं करना चाह रहा हूं कि अच्छा घोषणा पत्र बना है, 24 घंटे बिजली सुविधा मिलेगी। आपने ये भी आकलन कर लिया होगा कि कितने हाइडल पावर, कितने थर्मल पावर है वहां पे। तो जब वहां कितनी बिजली उत्पन्न होती है तो आपको निश्चित तौर पे दूसरी जगह से बिजली खरीदनी पड़ेगी, और सेंट्रल आपको कितनी बिजली आपको देगा ये आप जानते हैं। तो ये कैसे आप पूरा करेंगे? किसानों का बिजली बिल माफ कर देंगे, चलिए मानता है। ऋण पूरा माफ कर देंगे आप। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ऋण पूरा माफ करेंगे, आप भी जान रहे हैं किस तरह माफ हुआ है। छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी जगह मध्य प्रदेश में सरकार ही गिर गई। तो ये पूरा बिजली का पूरा किसानों का सभी लोन माफ किया जाएगा। मतलब अगर 10 लाख 5 लाख ये भी माफ कर देंगे क्या? तीसरा सवाल, कोरोना वॉरियर्स किनको मानेंगे आप? 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हर कोरोना वॉरियर्स को देंगे। शहीद परिवार जो 700 है उनको 1 करोड़ राशि देंगे। आखिर ये आएगा कहां से पैसा? कहीं ये घोषणा पत्र ऐसा तो नहीं कि भाई अभी आप पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने पांव रखे हैं तो आप बोले पांव तो जमने दो, फिर देखा जाएगा, जब वादा पूरा करना होगा तो देखेंगे। ये 4-5 बिंदु जो हैं ये मुझे थोड़ा सा गले नहीं उतर रहे हैं हमारे। संतोष जी।
जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे हमने, जो घोषणा पत्र में हमने जो बातें लिखी हैं, अक्षर से हम उसका पालन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जब हमने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, तो इसी तरीके के सवाल सारे लोगों के थे कि ये बिजली कैसे माफ करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे सुधारेंगे, अभी ये नौसिखिए लोग हैं, इनको तो राजनीति करने नहीं आती है। ये सारे मुद्दे, सारे सवाल दिल्ली के चुनाव में भी हम लोगों ने झेला था, लेकिन हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली की स्थिति आप देख लीजिए, दिल्ली में हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहाँ अस्पतालों की स्थिति आप देख लीजिए, लोग अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा के जो है सरकारी स्कूल में लिखवाने के लिए होड़ मची हुई है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो विश्वसनीयता है जनता के बीच में, हमने जो करके दिखाया, जो कहा है, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में आए। हमने कोई नए मुद्दे नहीं लाए, हमारे वही मुद्दे हैं जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, और हमने कहा ये गारंटी है हमारा जी। हम इसको घोषणा पत्र नहीं मानते, हम इसको गारंटी मानते हैं केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब गारंटी देते हैं कि हम इस चीज को करके देंगे, अगर नहीं देंगे, कि पिछले चुनाव में केजरीवाल साहब ने दिल्ली में भी कहा था, अगर हमने नहीं किया है अपने वादे पूरे तो हमको वोट मत देना। है किसी नेता में ऐसी हिम्मत, है किसी नेता में ऐसी ताकत कि मैदान में निकल के कहे कि भाई अगर हमने काम न किया हमको वोट मत दो, हमको हरा दो चुनाव? संतोष, ऐसी हिम्मत और हिमाकत करने की किसी की हिम्मत नहीं है जनता के बीच में। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, आम आदमी की बात करने वाले कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कर सकते हैं। यह स्थिति है इस देश की। संतोष जी, दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें शायद 7 हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा सीट क्षेत्र आप जरा देख तो लीजिए। और दिल्ली में जो कर वसूली होती है, टैक्स वसूला जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो किस लेवल पे है और उत्तर प्रदेश में क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ पैसे का प्रबंध कहाँ करेंगे? अमरजीत जी, दिल्ली कितनी बड़ी है? जी देखिए, अब इस तरह से आप देखेंगे तो 5 गुना ज्यादा। और दिल्ली का, संतोष जी 1 मिनट में आ रहा हूँ। अमरजीत जी, कितनी बड़ी है दिल्ली? दिल्ली का संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिल्ली, संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। अमरजीत का बजट कम है। अमरजीत जी से समझ ले रहा हूँ। जी अमरजीत जी, जी देखिए, अगर आप वही दिल्ली के, अच्छी बात है कि वो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उस बात को बखूबी रख रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के, वो बहुत अलग है। जब जो संख्या की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो 70 विधानसभा सीट, क्योंकि विधानसभा चुनाव है हम उसकी बात कर रहे हैं, और कहाँ 403, मतलब 5 गुने से भी ज्यादा, 6 गुना के लगभग है। और उसमें जब हम जो माफी की बात कर रहे हैं कि इतना हम यूनिट्स माफ कर देंगे, इतना हम पैसा देंगे, वो जब उस संख्या को आप निकालेंगे तो ये कहीं से मैच नहीं करता है। तो उसको मुझे लगता है कि एक बार आप अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार उन आंकड़ों पे भी जरूर नजर डाल लें, उस जनसंख्या पे डाल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, मुझे लगता है कि 4-5 जो छोटे मोटे राज्य हैं उसके बराबर उत्तर प्रदेश अकेला जनसंख्या है। जनसंख्या में जी। संतोष जी, आप अपनी बात कह रहे थे, ये बहुत लंबा बने इसलिए कि पैसे का प्रबंध कहाँ से होगा। और ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि कर्ज भी बहुत कुछ ले चुका है उत्तर प्रदेश, चाहे योगी सरकार जी ने लिया हो, अखिलेश जी ने लिया हो, कर्ज भी बहुत लंबा चौड़ा हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अमरजीत जी, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन समस्या ये है कि जिस तरीके से आप, दिल्ली एक छोटा राज्य है, छोटा बजट है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य के साथ बड़ा बजट भी है यार। हमको कैसे करना है ये हमने करके दिखाया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और आम आदमी पार्टी के हाथ में इस व्यवस्था आएगी यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो हम उसको करके दिखाएंगे। हमें मालूम है, ये अभी सारे दल कह रहे हैं ना बिजली फ्री करेंगे, अभी तक तो ये लोग सत्ता में थे, नहीं किया इन्होंने फ्री। अरे भाई, मुद्दे चुराने से जो है आप बिजली फ्री नहीं कर पाओगे, आप लोग सत्ता में थे कर दिए होते। क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, ये इन लोगों के पास नहीं है। हमें पता है कि कैसे देना है, कहां से क्या निकालना है, कैसे हम जनता के कर्ज को माफ करेंगे, कैसे किसानों को अच्छी बिजली देंगे, कैसे रोजगारों को जो है हम रोजगारी भत्ता देंगे, ये हमें पता है। ये फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला इन लोगों के पास नहीं है, इसलिए ये परेशान है। बस थोड़ा सा फार्मूला दीपक जी आ रहा हूं, क्योंकि मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। आपसे मैंने सवाल किया था कि कितने थर्मल पावर, कितने हाइड्रल पावर है, कितना उत्पादन होता है, और एक निश्चित सीमा तक जो सेंट्रल से जुड़े
पावर सेंटर हैं उनसे एक सीमा तक ही आप बिजली खरीद सकते हैं, चलिए खरीद भी लिया तो मांग और आपूर्ति में बहुत अंतर है और हर साल 10% उपभोक्ता बढ़ जाते हैं। ये जरा हो जाए तो अच्छा है, आपकी सरकार आए, आप दे दें तो हम तो चाहेंगे, हम सबको भी फायदा होगा। आ रहे हैं दीपक जी, आपके पास आऊंगा मैं। त्रिपाठी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इसकी जो आप थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, बहुत हमारे थर्मल पावर से बिजली बेची भी जाती है दूसरे राज्यों को। उत्तर प्रदेश में बिजली जो है बेची जाती है और दिल्ली में हम बिजली खरीदते हैं और खरीदने के बाद वहां हम फ्री देने की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में भी हम वो काम करेंगे। और जिस तरीके हम कहते हैं अगर थर्मल पावर कम है उसकी संख्या बढ़ाएंगे और बहुत सारे हमारी चीजें हैं जो हम इसको चुनाव में जब हम आएंगे सप्ताह में तो उसको हम करेंगे। अभी हम सारी चीजें डिस्क्लोज कर दें कि ये जो चोर टाइप के लोग बैठे हैं जिन्होंने मुद्दे को चुराने का काम किया है, ये उस मुद्दे फार्मूले को भी चुराने लगेंगे। तो वो फार्मूला डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, अभी बताया नहीं जाएगा, लेकिन हम सप्ताह में जब आएंगे तो हम करके दिखाएंगे। जी फार्मूला तो फिर निश्चित तौर पे दीपक जी आप चोरी मत करिएगा फार्मूला किसी भी तरह से। अभिमन्यु जी आप फार्मूला जो है भाई साहब एक सब्जी की तरह है, उसमें पड़ा हुआ मसाला है जी। आदरणीय संतोष जी भाई साहब वो मसाले का राज बताना नहीं चाह रहे हैं कि इनकी दुकान कोई और के मसाले में ना चलने लगे। भाई कौन सा फार्मूला है अब सबके सामने तो नहीं बताना चाह रहे हैं, उनसे क्या कह सकते हैं इस विषय पे? बिल्कुल किस तरीके से आपने जिस तरीके से ये फ्री के जुमले लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं एक शब्द में आपको देना चाहता हूँ। फ्री का जुमला तो आप भी चला रहे हो। अभी आपने सुन लीजिए ना संतोष जी आऊंगा मैं आपके पास। संतोष जी एक एक करके संतोष जी कृपया एक एक करके वो जब उत्तर दे देंगे हम आपके पास फिर आएंगे, आपको फिर मौका देंगे। जी आपके 5 राज्यों में चुनाव लड़ा था, 5 राज्यों में आपका 0-0 आया था। यही फॉर्मूला आप लेके गए थे, यही कौन सा फार्मूला लेके गए थे, उससे जनता का जवाब आपको 0 मिल गया था। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता है और 24 करोड़ की जनता में भारतीय जनता पार्टी ने 10.5 करोड़ लोगों को योजनाओं से जोड़ा है। ये हवाबाजी की बातें उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन दीपक जी उन्होंने दिल्ली में तो कर दिखाया है। दीपक जी दिल्ली में तो संतोष जी ने कर दिखाया है जो वादा किया था। दिल्ली में कितना करके दिखाया है वो भी वहां की जनता जानती है। यमुना की गंदगी को वहां की जनता ने देखा है, वहां की किस व्यवस्थाओं को वहां को देखा है। दिल्ली भी दूर नहीं है और किस तरीके से वहां के लोगों को उस चीजों को समझने का प्रयास किया है और अन्य राज्यों में रह रहे लोगों ने उसका जवाब भी इनको दिया है। दीपक जी निश्चित तौर पे अगर पहली बार 67 सीटें ले आए, दूसरी बार भी 62-63 सीटें ले आए हैं वो, तो कुछ न कुछ तो दिल्ली की जनता किया होगा, तभी तो उनको दूसरी बार भी बहुमत दिया। हम वो भी नहीं भूल सकते जहां 5 राज्यों में 0-0 आया था। अब कोई भी पार्टी स्थापित होती है, आपका 1952 में स्थापना दिवस आपने जनसंघ पार्टी स्थापित की थी ना, और आज कब है? आज देख लीजिए कितने साल हो गए, अभी तो स्थापित हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए मन्नी जी आपके पिटारे में और कुछ है जाटों के लिए? देखिए इस सरकार में क्योंकि विकास तो इन लोगों ने किया नहीं, तो इसलिए जाति और धर्म पे आना इनकी मजबूरी है। पहले इन्होंने अली, बाहुबली, बजरंग बली की बात कही, फिर 80 बनाम 20 की बात कही, फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह को कैराना में जाके पर्चे बांटने पड़े। लेकिन उन्होंने देखा कि उसके बाद भी पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर से घावों को हरा करने के लिए ये जाटों पे आ गए, जिससे कि वो जो दूसरा गठबंधन हो रहा है सपा और उसको भी कमजोरी मिले और साथ में हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ एक ताना माना है भाईचारे का वो भी टूटे। नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं आपके पिटारे में जाट वोटों के लिए और क्या है? ये महज जाति और धर्म पे चुनाव नहीं हो सकता है। ये हमें भी पता है कि टोटल वोट शेयर राष्ट्रीय लोकदल का कितना है और जाट समाज का कितना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा इस वजह से पोलराइजेशन करा रही है। अगर वो सचमुच में जाटों के हितैषी होते तो चौधरी चरण सिंह जी की कोठी नहीं छीनते, वो हरियाणा में मुख्यमंत्री जाट बनाते, वो जाट आरक्षण के नाम पर जो हरियाणा में आंदोलन कर रहे थे जाट, उन पे मुकदमा नहीं करते, उनको जेल में न पहुंचाते और उसकी पैरवी भी करते जाट आरक्षण की। तो महज जुमलेबाजी है। कहाँ उसमें जो इन्होंने अमित शाह जी जिन लोगों को लेके बैठे उसमें खाप पंचायत के कितने चौधरी थे? कुछ भी नहीं थे। ये महज ढकोसलेबाजी चल रही है, सब लोग जान रहे हैं। जाति और धर्म के अलावा भी जो काम होना चाहिए उस काम के लिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में लड़ने जा रही है।
विकास के लिए, रोजगार के लिए, भाईचारे के लिए। आपने कितनी टिकट दे दी अभी पहले चरण में? देखिए, जाति देखकर ये आप ढूंढ लीजिए, जाति देख के आपने टिकट दिया है, ये तो संविधान में भी वो है। आपने टिकट दिया जहाँ पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, वही पूछ रहा हूं कितने दिए होगा, उसकी जाति नहीं होती, मुख्यमंत्री को जाति नहीं होती, पर हमें बड़ी शर्म आ रही है, जाति देख के काम हो रहे हैं सरकार में। चलिए, जात धर्म के नाम पर काम हो रहे हैं सरकार में, साफ दिख रहा है। जात देख के नहीं होने चाहिए अभिमन्यु जी, लेकिन मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल किया है कि आपके पास तो सूची जारी है, आप प्रवक्ता है, आपको मालूम होगा कि कितनी सीटें दी हैं आपने जो पहले चरण मतदान होने जा रहे हैं। लड़ सकती हूँ के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, 40% टिकटें हम लड़कियों को देने जा रहे हैं। अरे वो तो कई बार बहस हो चुकी है अपनी अभिमन्यु जी, हम तो जाट पूछ रहे हैं, चाहे जाट हो चाहे जाति हो। लोग हैं, एक पीड़ित पक्ष है, एक शोषित पक्ष है, एक शोषण करता है। कांग्रेस पार्टी तो उस पक्ष की तरफ खड़ी है जिनके साथ शोषण हुआ है। अच्छा चलिए, पूरे 403 में लड़ रहे हैं अभिमन्यु जी, जीत मान लेता हूं कि आप 7 से सीधे 404 सीटें पहुंच जाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी रहेगी कि आरएलडी रहेगी? देखिए, बात सुनिए, आप मुझे मौका भी दीजिए बोलने का, आपका सवाल है जी। देखिए, सोनभद्र में आदिवासियों की जमीन कब्जाने के लिए हिंसा हुई, जिन लोगों ने विरोध करा सरकार का, कांग्रेस पार्टी ने उसमें से उठा के टिकट दे दिया। सीए एनआरसी में महिलाओं पर हिंसा हुई, उनको जेल भेजा, सदर जाफर को उठा के टिकट दे दिया। उन्नाव रेप पीड़िता का जो बलात्कार किया गया, उसकी माता को आशा सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने जा रही रितु सिंह को जब पुलिस ने व्यभिचार करने की उनकी कोशिश करी, अत्याचार करने की कोशिश करी, उन्होंने विरोध करा, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। मतलब कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी के नकारात्मक, उन्होंने विरोध करा, पुलिस ने उनको पीटा, जेल में आप सकारात्मक सोच पे टिकट नहीं दिया आपने, तरफ खड़ी हुई है, नकारात्मक सोच पे टिकट दिया आपने। पीड़ित पक्ष की तरफ है या उनकी तरफ है जो शोषण करता है? ये सब काम जनता का है, ये स्टूडियो में बैठ के मेरा काम नहीं है, चलिए आपका काम नहीं है, ये जनता का काम है कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं, बिल्कुल शोषणकर्ता की तरफ खड़े हुए हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, जिनके साथ शोषण हुआ, सवाल तो सुन लीजिए, जिनके साथ अत्याचार हुआ है। यहाँ डिबेट है, बिंदु पे बोलना है। आप पूरी 5 साल तो मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ, हमने इसमें से कहां से जाति ढूंढ कर लावा बताइए। चलिए, बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में हर समाज पीछे सिंह लिखता है, पूर्वांचल में ठाकुर लिखते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं, नाम ढूंढ लूं मैं जाके। कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। भाजपा को मुबारक हो। जिस दिन अभिमन्यु जी, जिस दिन जाति समीकरण खत्म हो जाएंगे, जिस दिन धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी, अरे उस दिन देश हमारा बहुत प्रगति कर जाएगा। कांग्रेस पार्टी कर रही है जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चलिए अभिमन्यु जी, एक बार हो गया की जाती है महिला। चलिए सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल किया था, पुरुष और स्त्री। अरे मेरा भी सवाल सुनेंगे अभिमन्यु जी। मेरा 7 सीटों से आप 204 सीटें पहुंच जाएंगे, मैं मानता हूं। मैंने बड़ा छोटा सा इतने हाँ ना में जवाब दीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन बनाएंगे, दीपक जी कि राजेंद्र जी की समाजवादी पार्टी की संतोष द्विवेदी? आप तो मुख्यमंत्री बनाएंगे मालूम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मैंने आपसे एक बात जी कि यहाँ जो तय करेगी जनता तय करेगी सभी के। ये जनता के पार्लियामेंट है कि वो किसको जिताएगी, किसको सरकार लाएगी। आपके दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री की बात है, विपक्ष के नेता की बात है, ये तो हर पार्टी में पार्लियामेंट्री वोट करता है। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं दूसरे नंबर सीट, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा बनाने की? जी, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम रहेंगे दूसरे नंबर पर हैं? और कौन रहेगा? कौन रहेगा? हम रहेंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली है। अरे तो मैंने आप सरकार नहीं बना पाएंगे। इसमें हंसने की बात नहीं है, अमित शाह जी ने अपना काम कर दिया है। अरे अब मतलब आप सरकार नहीं बना रहे, दूसरे नंबर पे रहेंगे। सपा रालोद ने निकाल दी है, इसके बाद अमित शाह ने काम कर दिया, रोड पे उन्हीं के मुद्दों पर लड़ी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के बिना सरकार नहीं बनने वाली है। चलिए कांग्रेस पार्टी आपका बहुत समय हो गया और नहीं बनेगी तो हमारे पास चुनावी होगी सत्ता। चलिए आप सवाल ही नहीं सुनते हैं, आप सीधे अपनी बात एकदम धारा प्रवाह जो चालू करते हैं तो शांति नहीं होते। आपने खुद ही कहा कि हम दूसरे नंबर पे रहेंगे, पहले नंबर पे नहीं रहेंगे। ये सीधे आपने ही स्वीकार किया। हंसने की बात है ही नहीं है? ये तो सत्यता है। दूसरे नंबर पर रहेंगे ना आप, हम दूसरे नंबर पर रहेंगे। आपने स्वीकार किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है, पहले नंबर पर रहेगी, कौन है पहले नंबर पर हमेशा रहेगी। चलिए दीपक जी आऊंगा मैं आपके पास, दीपक जी आऊंगा। मिश्रा जी बैठे हैं। मिश्रा जी, और क्या मुद्दा है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के अलावा और जाति समीकरण के अलावा?
देखिए, मेरा मुद्दा जो है वो नौजवानों की नौकरियां हैं जी। मेरा मुद्दा बिजली है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी रही जी। हमारे संकल्प पत्र में भी है। जी। हमारा मुद्दा है कि नौकरी में मैं 50% आरक्षण दूंगा महिलाओं को। जी। हमारा मुद्दा है मैं उत्तर प्रदेश में 4 हाईकोर्ट का बेंच बनाऊंगा। जी। ये हमारे संकल्प पत्र में है और सबसे पहली पार्टी हम है जो हमने संकल्प पत्र अपनी घोषणा पत्र जारी किया था। जी। दूसरी चीज ये है कि हमारा मुद्दा है कि सर्वधर्म को साथ लेके सारे सबको आप सिर्फ बिजली मुफ्त देंगे, बाकी आप बिजली मुफ्त नहीं देंगे। हमने ये कहा नहीं, बिजली मुफ्त नहीं देंगे, हमने बिजली का बिल हाफ करेंगे जी, और अभी तक का माफ करेंगे। आप तो खरीद जी, अभी तक का माफ करेंगे और आगे हाफ देंगे। गन्ना किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ। गन्ना किसानों के लिए क्या करेंगे? की बात नहीं है। गन्ना किसानों के लिए क्या करेंगे आप? क्या समर्थन गन्ना किसानों बढ़ाएंगे? का भुगतान सुनिश्चित हो, जो अभी भी 18,000 करोड़ रुपए बाकी है जी। हम गन्ना किसानों के भुगतान के लिए हम हमारे संकल्प पत्र में प्राविधान है जी। हम किसानों की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, हम कामगारों की बात करते हैं, हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर काम करते हैं और हमारी नीति वही है, हमारा मुद्दा वही है और हमारा सब जातियों को लेके बिना सांप्रदायिकता के चुनाव लड़ना, सबको साथ लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अभी जहां चुनाव है 58 सीटों हमको स्वीकार किया है, सारे खाप के लोगों ने हमको स्वीकार किया है, हमारे नेता को पगड़ी बांधी है जी और 36 खापों के लोगों ने पगड़ी बांधी और सबने अपना विश्वास दिलाया और मुझे विश्वास है कि हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे और इस सरकार को जो उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम, इनको 2 करोड़ नौकरियां देने का जवाब देना पड़ेगा, इन्हें महिलाओं के उत्पीड़न का जवाब देना पड़ेगा, इन्हें किसानों के आंदोलन का जवाब देना पड़ेगा, इन्हें 700 लोगों के मरने का जवाब देना पड़ेगा, इन्हें जो गाड़ियां चढ़ा के किसानों को कुचल दिया गया इनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हम इन सब बातों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जवाब हम इनसे मांगेंगे और जनता भी इनसे मांगेगी सिर्फ और एक हम सवाल चुनाव जीतेंगे। सिर्फ एक सवाल है, आप गन्ने का कितना समर्थन मूल्य तय करेंगे, कितना दिलवाएंगे? देखिए, अभी पीछे भी जब गन्ना का समर्थन मूल्य तय हुआ था जी, हमने सदन घेरा था तब जाके बढ़ा था। नहीं, आप कितना देंगे? हमने घेरा आपकी था सरकार बनी, आप कितना बढ़ाएंगे? जब कोई किसान आंदोलन हुआ, हम ये पूछ रहे हैं आप कितना देंगे? घोषणा पत्र में देखिए ये चीजें पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगी, लेकिन हम बढ़ाएंगे। अब मैं 350 से 400 तक कर देंगे कि मैं कितना बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा। मैं इनकी तरह 5 रुपया साल नहीं बढ़ाऊंगा, 25 रुपया नहीं बढ़ाऊंगा 5 साल में। मतलब आप 400 तक कर देंगे? मैं देखूंगा कि पानी की लागत क्या हो रही है, बिजली की लागत क्या हो रही है। मेरी बात सुनिए, बिजली की लागत क्या रही, खाद की लागत क्या रही, पानी की लागत क्या रही, इसमें गन्ने का मूल्य बनेगा। आप मुझे शासन आने दीजिए, मेरा सरकार आने। मिश्रा जी आप 400 तक ले जाएंगे ऐसा लग रहा है, 400 तक दिलवा देंगे? मैं जोड़ूंगा जी, मैं देखूंगा किसानों का क्या खर्च हो रहा है। नहीं अभी किसानों का तो जोड़ लेंगे। 25 रुपया बढ़ाया और सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में किसानों मिश्रा जी किसानों को तो जोड़ लिया आपने। मिश्रा जी किसानों का तो जोड़ लिया। एक मिनट सवाल सुन लीजिए, या तो चीनी महंगी हो जाएगी, शक्कर महंगी हो जाएगी, हाँ बताइए, या चीन मिले बंद हो जाएंगी, क्योंकि 485 रुपए 485 रुपए सुन लीजिए, 485 रुपए में 1 क्विंटल चीनी होती है। अब चीनी मिल मालिक को सिर्फ 85 रुपए बचेगा, 400 आप दिलवा दोगे तो 85 रुपए में आपने चीनी मिल मालिक को सिरे से पैसा, मेरी बात सुनिए ना, चीनी मिल मालिक को खोइये से पैसा मिलता है, चीनी मिल मालिक को सिरे से पैसा मिलता है, चीनी मिल मालिक को उसके सारे बाय प्रोडक्ट से पैसा मिलता है। आप उसको देखते नहीं। चलिए बट अच्छी बात आप है, उसको भी तो देखिए, उसका भी तो बिजली बहुत है, सारी चीजें हैं, अन्य एस्टेब्लिशमेंट बहुत खर्च है, सारी उसका भी चीजें तो हैं, बहुत सारा खर्च है। जो हाथ में सत्ता है तो फिर करें। चलिए दीपक जी, बहुत सारे आरोप बीजेपी भी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, सपा हो, आरएलडी हो, सब एक साथ हैं, आप अकेली हैं, सारे आरोप आपके पास ही हैं, आपको उत्तर देना है। बिल्कुल ठीक बात है, सारे लोग एक साथ हैं, मगर हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। उस जनता का विश्वास हमारे साथ है जो हमको 2014 में भी मिला, 2017 में मिला और 2019 में मिला। और मैं बात आदरणीय अभिमन्यु भैया का भी करूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हम दूसरे नंबर पर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
कि जिस तरीके से आप कह रहे थे लड़की हूं लड़ सकते के नारे में प्रियंका जी को भी आपने पोस्टर वुमेन को भी हटा दिया है, और आदरणीय अदिति जी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, तो ये भी सबके सामने उदाहरण आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्षों के हमने अपनी सरकार की योजना का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा है, और जिस तरीके से हर व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है त्रिपाठी सर, हमने हर गरीब को छत देने का काम किया है, हमने हर गरीब को स्वच्छ जल देने का काम किया है, हमने हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है, हमने हर गरीब को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है। ठीक है दीपक जी, लेकिन अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे फोकस कर लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुनौती मानते हुए लगी है, और उत्तर प्रदेश को भी और पूरे प्रदेश है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको पहले का भी 2017 का भी एक डाटा बताना चाहता हूं कि जब प्रथम चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ तो 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी। निश्चित रूप से इस बार भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है, उसी विश्वास के साथ हम लोग इस बार 58 की 58 सीटों पर पश्चिम क्षेत्र में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। चाहे वो जाट समाज की बात हो, चाहे वो गुर्जर समाज की बात हो, समाज का हर वर्ग जिस तरीके से लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति और जाति की राजनीति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर फैलाया है, दिखाया है कि हमने केवल जो है जेल में रहने वालों को उम्मीदवार बनाया है। चलते चलते मैंने एक सवाल, आप पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे दीपक जी, तो चलते चलते मैंने कहा था कि एक हवा में, एक राजनीतिक फिजा में एक सवाल तैर रहा है। वो सवाल इस बात का तैर रहा है कि आखिर सब कुछ ठीक है, विकास ठीक है, जाट मतदाता आपके साथ है, खाप पंचायत आपके साथ है, तो फिर जयंत जी को ऑफर क्यों दिया और उन्होंने मना कर दिया? देखिए, जिस तरीके से जयंत जी, मुझे लगता है जयंत जी का गठबंधन तो मुझे बसपा और 2019 में भी हम लोगों ने देखा था, मगर जिस तरीके से आज जयंत जी को भी प्रयास किया गया कि भाई किस तरीके से उनको भी साथ में पार्टी के साथ में लाया जाए, पार्टी को उनके साथ भी जोड़ा जाए, जिस तरीके से वहां पर उतर प्रत्याशी उपरे हैं और उनका विरोध वहां नीचे स्तर पर चल रहा है, वहां का जाट समाज वहां से नाराज है, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि कहीं कोई ऐसी समस्या है उसका समाधान निकल सकता है जो हम लोग मिलकर के निकाल सकते हैं, इसको लेकर के प्रयास किया गया। जी बिल्कुल। चलते अमरजीत जी, क्या फिर से नए मुद्दे आ गए हैं? ये जाट मतदाताओं के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, तो वहीं जाट ज्यादा है, किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ेगा? दूसरा, समर्थन मूल्य जैसा कि कहा गया था 400 रुपए तक होगा, हालांकि उसमें बहुत बड़ी समस्या होगी सरकार के सामने। जैसे मैंने मिश्रा जी से सवाल किया कि भाई 485 रुपए एक क्विंटल शक्कर जाती है, चाशनी वगैरह जाती होगी, उसका खर्च अपना एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे खर्च है। इसमें जाट के अलावा इन सीटों पे जहां पहले चरण मतदान होने जा रहे हैं, और कौन सा मुद्दा हावी हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर किसान आंदोलन की बात करें और जाटों का मुद्दा देखें तो एक इसका नुकसान तो बीजेपी को हुआ था, लेकिन बीजेपी उसको चुनाव जिस तरह से पास आता जा रहा है, बड़ी तेजी से उसको रिवाइव करने के वो जो कहे जख्म थे। और मुझे लगता है कि अगर किसानों की बात करें या आम जनता की, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उम्मीदें हैं, बट ऑब्वियस है कि वो जो मौजूदा सरकार रहेगी उसी से रहेगी। अब जरूरत ये है कि जो नाराजगी है या जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर बीजेपी कितना खरा उतरती है, ये बहुत जरूरी रहेगा। या और भी अगर हम पार्टियों की बात करें, क्योंकि बहुत जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जो हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं होती है। किसान की समस्या एक बड़ी समस्या इसलिए बन गई क्योंकि एक जाट आंदोलन, एक कहे किसान आंदोलन हुआ जिसमें जाटों का भी एक अहम रोल रहा, तो उसको लोग फोकस करके देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर क्षेत्र की, हर एक वर्ग की अपनी एक समस्या रहती है। जो भी पार्टियां मूल रूप से उन पे काम करेंगी, वहां पे उनको उस बात का फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज और मैं एक कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, अभी जैसे आप पार्टी का भी हमने मैनिफेस्टो सुना और अन्य पार्टियों की, ये इस तरह से मुफ्त की बात आती है, ये माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे। आखिरकार ये हमारे आपके टैक्स के ही पैसे हैं, ये आम जनता के ही पैसे हैं, जो लोग इस तरह से कस्में खा रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। तो मुझे ये लगता है, और जो हमारे प्रवक्ता हैं, सारे प्रवक्ताओं की जो हमने बात सुनी है कि विकास की हम बात करेंगे, युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, बहुत अच्छा लगा कि सबकी ऐसी राय है। लेकिन अंत में जो आ जाते हैं, जो निर्णायक जब मोड़ आता है, तो वही मूलभूत जो परेशानियां हैं उस पे आके रुक जाते हैं। तो
ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समस्याएं हैं उन पे अगर काम किया जाएगा, मूलभूत जो हर क्षेत्र की जो समस्या है उस पे जो पार्टी काम करेगी तो उसी को ही विजय पताका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सोनकर जी आपका, अभिमन्यु जी आपका और संतोष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन अभिमन्यु जी आप वाकई में स्पष्टवादिता के प्रतीक कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपने खुद कह दिया कि हम दूसरे नंबर पर रहेंगे, मैं मान लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, साथ ही लगातार नए नए दांव भी पार्टियों की ओर से चले जा रहे हैं। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परचम लहराने के लिए सियासी दलों के दिग्गज इस समय जाट समाज को साधने में जुटे। आपको बता दें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने एक तरफा बीजेपी के पक्ष वोट किया था, जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में भी जाट बीजेपी के साथ रहे। लेकिन अब जिस तरह से किसान आंदोलन चला और कई किसानों की जान गई, उसके बाद बीजेपी के सामने जाट मत को हासिल करने की बड़ी चुनौती। खैर देखते हैं जाटों को साधने के लिए जो प्रयास सभी दलों की ओर से किए जा रहे हैं उसमें कितने कामयाब होते हैं। इसी तरह सत्ता के संग्राम में ही। नमस्कार।